नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और इस वक्त आप रूबरू देख रहे हैं। रूबरू में आज मेरे साथ हैं के.एस. दुग्गल, बीजेपी के बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं। के.एस. जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। के.एस. जी, जैसे ही मैंने कहा कि आप बहुत सीनियर नेता हैं, अभी मैं बाहर बैठी इंतजार कर रही थी आपके आने का, तो मैंने देखा आपकी तस्वीरें जो हैं अटल जी के साथ भी हैं, लेकिन अब मोदी जी का टाइम है। क्या फर्क देखते हैं आप अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी में और मोदी जी की बीजेपी में? देखिए, अटल जी की जो सोच थी हम्म, वही सोच को आगे बढ़ाए मोदी जी आगे बढ़ाकर चल रहे हैं। हम्म, दोनों का जो बेस है वो आरएसएस का है। हम्म, पर तब का जो समय था वो कॉपी पेंसिल का समय था। हम्म, आज का युग जो है वो कंप्यूटर का युग है, मीडिया का युग है। हम्म, पहले जो काम जल्दी नहीं होते थे आजकल बहुत जल्दी हो जाते हैं। किसी को मैसेज भेजना है, हम्म, व्हाट्सएप भेजना है, हम्म, तो उसी की गति को देखते हुए मोदी जी की गति जो है वो आज के युग की कंप्यूटर युग की गति है। हम्म, निशाना सबका सेम था, उनका भी एक एम था, हमारा भी, मोदी जी का भी एक एम है। हम्म, जब उन्होंने राजनीति शुरू करी तो वो 370 के खिलाफ थे। हम्म, कश्मीर के एक देश दो निशान दो झंडे नहीं चलेंगे, हम्म, उन्होंने नारा दिया था। हम्म, उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने सिद्ध किया है, हम्म, एक देश एक निशान होगा। हम्म, 370 खत्म करिए, हम्म, सोच वही है, हम्म। सिस्टम थोड़ा फर्क है। इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग है। यस, इंप्लीमेंट करने का तरीका जो है हम्म, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम्म, जल्दी है, हम्म, कंप्यूटर से है। हम्म, जो काम आप समझते हैं पहले देरी में होता था, हम्म। वो कंप्यूटर दबा के बटन से होता है। तो मोदी जी उसी धारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दुग्गल साहब, ऐसा तो नहीं है कहीं जल्दी जल्दी में कुछ गलतियां कर रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आप देश देख रहे हैं, पिछले 11 साल से मोदी जी आए हैं। हम्म, आप देखिए डिजिटल युग। हम्म, आज रेड़ी ठेली पटरी के ऊपर आप कोई 10 रुपये 50 रुपये का फ्रूट खरीदते हैं हम्म, तो उसको आप 2 मिनट में मैसेज करके अगले को पेमेंट पहुंच जाती है। हम्म, जब इसकी डिजिटल की शुरुआत हुई थी हम्म, तो कांग्रेस ने इसका बड़ा मजाक बनाया था, हम्म, मखौल उड़ाया था। भाई एक झुग्गी वाला, एक रिक्शे वाला, एक ठेले वाला, ये कैसे समझेगा। हाँ, आज की बात आप देखेंगे, पान की दुकान से लेकर सब्जी के ठेले तक हम्म, सब डिजिटल हो चुका है हम्म, और आगे आने वाले टाइम में और डिजिटल होगा। हम्म। अब आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद आई है। आम आदमी पार्टी की हार की वजह, बीजेपी के आने की वजह और कांग्रेस को बिल्कुल भी ना आने दिया गया, इन सब की वजह क्या है? मेन कारण क्या रहा? देखो, कांग्रेस तो अपने कर्मों से गई है। हम्म, शीला दीक्षित जी ने 15 साल रहे। हम्म, ऐसा नहीं मैं कहता कि शीला जी ने कोई काम नहीं किया, हम्म, शीला जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम्म, पर उन लोगों ने लूट खसूट जो मचाई हम्म, उसका हर्जाना कांग्रेस को भुगतना पड़ा। हम्म, और आप देख रहे हैं 11 साल 10 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। हम्म, जिस विजन को लेकर वो चले थे, जिस दिन अन्ना जी के साथ उन्होंने एक आंदोलन से पार्टी जन्म हुआ, बिल्कुल। इन्होंने कहा था कि ये जो कुर्सी है, इस कुर्सी पे पता नहीं क्या है कि आदमी बैठने के बाद चिपक जाता है। अगर मैं सत्ता में आया तो मैं स्कूटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। मेरे जो मंत्री हैं वो बस में ऑफिस आएंगे या स्कूटर पे आएंगे या अपनी गाड़ियों पे आएंगे। उसके उलट इन्होंने क्या किया है, आपने देखा है, शीश महल बनवाए, गाड़ियां चल रही हैं, स्कूटी चल रही है। तो पब्लिक को झूठे वायदे देकर इन्होंने भरमाया। पर अभी विजेंद्र गुप्ता जी के मकान पे जो शौचालय बना उसमें भी तो करोड़ों खर्च हुए, वो क्यों भूल जाते हैं आप? ऐसा कोई करोड़ों खर्च नहीं किए। आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए, एक नॉर्मल है, हमने कोई सोने की सीट या महंगे महंगे कालीन या रिमोट वाले पर्दे नहीं लगवाए। एक आदमी को, एक मंत्री को रहने के लिए जो जरूरी चीज होती है वही लगा है। उसको आप कोई भी संज्ञान दे दें, किसी भी दिशा से देखें, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने तो कहा था कि हवा महल, शीश महल, शौच महल। नहीं नहीं, वो शीश महल ही है। अभी थोड़े दिन ठहरिए, उनको हम पब्लिक के लिए खोलने जा रहे हैं, दिखवाएंगे लोगों को।
कि एक आदमी जो बाहर आता है 100 रुपए की चप्पल पहनता है, पेन एक 10 रुपए का लगाता है, और नीले रंग की ब्लू शर्ट, उसको ब्लू रंग से बड़ा प्यार है। अनफॉर्चुनेटली आपने भी आज ब्लू पहन रखा है। कोई बात नहीं, मेरे पे ब्लू जचता है, मैंने इसलिए पहना हुआ है। नहीं, वो तो अच्छी बात है। उन्होंने ड्रेस कोड बना रखी थी, पर जब वो सैर करने जाते थे और मार्केट में, बाजार में घूमने जाते थे, आपने उनके जूते देखे होंगे, आपने उनकी ड्रेस देखी होगी, आपने उनका जो ट्रैक सूट है वो देखा होगा। अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी है। हर आदमी अपनी बेटी की शादी में अपने से ज़्यादा खर्च करता है, अच्छी बात है, करना चाहिए, पर आदमी दिखाए कुछ और करे कुछ और, ऐसा तो नहीं चलेगा मैडम, ऐसा तो नहीं चलेगा जी। मतलब आप कह रहे हैं कि बस वो एक एक्टिंग करते थे अपने आप को आम आदमी दिखाने की, आम आदमी थे नहीं वो। 100% नहीं थे। अगर आम आदमी होते तो पब्लिक के साथ झूठे वायदे जो उन्होंने किए, एक यहाँ पर हॉस्पिटल जो उन्होंने बनाई, डब्बा हॉस्पिटल, जिसमें कोई दवाइयाँ नहीं, कोई चेकिंग नहीं। मैंने देखा एक जगह, मैं गया कि वहाँ 4-5 अगर 10 आदमी जाते हैं, जो रसीद बनाते, जो एक रजिस्टर उन्होंने बना रखा था, उसमें 100 लोगों के नाम लिख देते। ये देखिए, मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, और अगर मेरे साथ चले तो मैं दिखा देता हूँ इन्होंने अपने वर्करों को, जो कभी ड्यूटी पे नहीं गए, बिजली बोर्ड में, जल बोर्ड में, और भी जितने इनके मंत्रालय थे, उनको 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार की तनख्वाह पे लगा रखा था। जो सुबह जाते थे, हाजिरी लगाई डिजिटल, और शाम को हाजिरी लगाई और तनख्वाह उनके घर पहुंच जाती थी। इन्होंने सिर्फ दिल्ली को लूटा है, और दिल्ली को 11 साल के राज के अंदर 50 साल इन्होंने पीछे कर दिया है। तो अब हम बीजेपी से क्या उम्मीद करें, दिल्ली वाले? क्योंकि अब दिल्ली में एमसीडी भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, केंद्र में भी आप हैं, चारों तरफ आप ही आप हैं, तो अब दिल्ली वाले आपसे क्या उम्मीद करें? दिल्ली बहुत बेहतर होगी। अभी हमें करीब 5 महीने आए हुए हैं। 5 महीने में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो 27 साल का गड़बड़ घोटाला या सत्यानाश जो दिल्ली का किया वो ठीक हो जाए। हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। हमारे मंत्रीगण, हमारे सीएम महोदय दिन रात लगी हुई हैं। जो कूड़े के पहाड़ की ये बात करते थे, हमारे ओखला में आप जाकर देखिए, हमारे जो मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, एलजी साहब, हमारी मुख्यमंत्री मैडम अभी पीछे आए थे, मैं भी उस प्रोग्राम में था। आप जाकर देखिए, 40-50% जहाँ जहाँ भी कूड़े के ढेर थे वो कम हो रहे हैं। टाइम लगता है, सब ठीक होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है जी एलजी साहब हमारा साथ ही नहीं देते थे, अब उन्हीं का साथ दिए जा रहे हैं, तो उनके तो काम होने ही होने हैं। ऐसा नहीं है, ये एलजी साहब के पास कभी कोई फाइल प्रॉपर लेकर ही नहीं गए। 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया, उन्होंने कभी एलजी साहब की कोई कंप्लेंट नहीं करी। इनका काम ही था खाली कंप्लेंट करना, खाली फाइलें बनाना, फाइलों के अंदर ये उलझे रहे। आप जाकर देखिए, आप पत्रकारिता से आती हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जाकर देखिए अभी का जो जहाँ पे सीएम मैडम बैठती हैं सचिवालय के अंदर, दिन में कितने पत्रकार भाई वहाँ बहनें जाते हैं। उनके टाइम में किसी भी रिपोर्टर को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी, ये किसी से मिलते नहीं थे। इक्का दुक्का लोग वहाँ जाते थे और घूमकर आ जाते थे। आज की डेट में तो वहाँ लाइन लगी है मिलने के लिए, मतलब कि लोग टाइम पे मांग रहे हैं, वहाँ 6-6 घंटे बैठना पड़ता है उनको। तो आप खुद समझ सकते हैं। आपने अभी बोला कि हमें आए सिर्फ 5 महीने हो गए, लेकिन दिल्ली की जनता ने आपको 5 साल का टाइम दिया है, तो अगले 5 साल में दिल्ली की जनता क्या एक्सपेक्ट करे? कुछ टारगेट्स रखे हैं आपने कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, या सिर्फ अभी हम सिर्फ सुन ही रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, टारगेट रखे हैं। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी ने सड़कों का, पानी निकासी का, बिजली का, बसों का देखा है, प्रदूषण है, जो भी टारगेट हैं, कूड़ा जो भरे हुए थे, जो भी लगाम है वो लगेगी। आप कम से कम 1 साल 1.5 साल लगेगा, सारा दुरुस्त होगा। कूड़े के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने कूड़े का बार बार जिक्र किया, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कूड़ा को देखो, कूड़ा ये लोग क्या करते थे, कूड़ा ले जाकर ये डंप कर देते थे। हम प्लांट लगा रहे हैं जो कूड़े को
वहाँ ढेर ना लगाकर उन प्लांटों में जाएगा, उनकी छटाई होगी, उनको साफ करके फिर उसकी कोई खाद बनाई जाएगी, कहीं उसको यूज़ हो सकता है, कहीं सड़क बनानी है सड़क में यूज़ किया जाएगा। वो कूड़ा बहुत जगह यूज़ किया जाएगा, ऐसा नहीं है। हम पहाड़ नहीं लगाएंगे, हम उसकी यूटिलिटी करके उसको यूज़ करेंगे। दिल्ली की जब बात आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रेनेज की आती है, और वही प्रॉब्लम बड़ी होकर फिर यमुना में चली जाती है, क्योंकि उसी वजह से यमुना भी गंदी हो रही है। दोनों चीज़ें इंटरलिंक है। तो दिल्ली में पानी निकासी हो, बारिश का पानी निकले या नालियों का पानी निकले और यमुना साफ हो, इसके लिए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, जब दिल्ली 1947 में आज़ाद हुई थी, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी बनी, तब की आबादी लाखों में थी, आज आबादी करोड़ों में है। हर आदमी दिल्ली में कमाने खाने के लिए आता है। मैं समझता हूँ आज की डेट में दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के लगभग है। ये पुराना जो कांग्रेस का जो डीडीए बनाई, जो सिस्टम बनाया, डीडीए ने कॉलोनियाँ बसाई, डीएलएफ ने कॉलोनियाँ बसाई, आबादी बढ़ गई। नाले ड्रेनेज उसी हिसाब से बने हुए हैं। उनको दुरुस्त करने में, उनको ठीक करने में, उनको बड़ा करने में टाइम लगेगा। आप कालका जी में देखिए, जगह जगह ड्रेनेज खुदी हुई है, नाले बड़े कर रहे हैं। ऐसे ही हर कॉलोनियों में मेरे ख्याल से काम चल रहा है। मैं कालका जी में हूँ, मैं कालका जी को देखता हूँ, इसलिए मेरे को कालका जी के बारे में ज़्यादा मालूम है। हमारी जो एमसीडी काउंसलर है कालका जी की, दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। सर, आप एक वीआईपी इलाके में बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि आप कालका जी में बैठे हैं, आप कालका जी को देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कई इलाके ऐसे भी हैं जो गांव भी हैं और शहर भी हैं, मिक्स इलाके हैं, उनको कोई देख ही नहीं रहा। उन लोगों की शिकायत ये है कि हमने बीजेपी को बड़ा सोच समझ कर वोट दिया, लेकिन बीजेपी हमें इग्नोर कर रही है। ऐसा नहीं है इग्नोर कर रही है। मैंने आपको फिर कहा 5 महीने में कुछ नहीं हो सकता। उसके साथ साथ मैं वहाँ के रहने वाले लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आज से 10 साल पहले मैंने अमेरिका गया था, तो अमेरिका के अंदर जब हमने गाड़ी में कुछ खाया तो मैंने शीशा नीचे करके अपना प्लास्टिक का कोई बैग नीचे फेंकना चाहा, तो तुरंत मेरे दोस्त, मेरे मित्र ने मना कर दिया, भी हमारा चालान हो जाएगा। तो लोगों ने गाड़ियों के अंदर बैग रखे हुए हैं। लोग अपने घर की सफाई तो कर लेते हैं, जितना कूड़ा करकट होता है लोग नालों के अंदर, सड़कों के ऊपर फेंक देते हैं। अगर लोग इस अवेयरनेस को जान जाएं और अपनी जिम्मेवारी समझें तो 25% तो काम ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। बाकी पब्लिक को समझाने में हमारी सरकार लगी हुई है, काम करने पे लगी हुई है। मैंने आपको वही कहा, 1.5 साल का समय लगेगा, सब ठीक होगा। चलिए, दिल्ली की राजनीति से अब थोड़ा बाहर जाने की कोशिश करते हैं। पंजाब की तरफ मैं जाती हूँ। पंजाब में आप हमेशा शिरोमणि अकाली दल के अलायंस रहे हैं, लेकिन अब उनकी हालत थोड़ी ख़राब है। क्या बीजेपी दोबारा से अगर पंजाब में अपनी जगह तलाशती है तो शिरोमणि अकाली दल के साथ बनाएगी रिश्ते या अलग से? देखो, रिश्ता बनाना या ना बनाना ये पार्टी का मुद्दा है, मेरा मुद्दा नहीं है। पर मेरी एक पर्सनल राय है कि अकाली दल का जो वोट है वो गांव का वोटर है, बीजेपी का वोटर जो है वो शहरी वोटर है। अगर बीजेपी अकाली दल का कभी कोई गठबंधन होता है तो पंजाब के लिए, मेरी पर्सनल राय है, ये कोड नहीं मैं कर रहा, पंजाब के लिए फायदा होगा। देखिए, अभी जो सरकार बनी 3 साल 2.5 साल हो गए, इन्होंने सरकार बनाई थी एक ही मुद्दे के ऊपर, ड्रग्स के मुद्दे के ऊपर। और ड्रग्स जो है ये खुद बिकवा रहे हैं, इनकी पुलिस बेच रही है, इनका सिस्टम बेच रहा है। तो मेरी ओपिनियन राय है कि अगर बीजेपी और अकाली इकट्ठे हो जाते हैं, मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो 27 में हमारी सरकार बनेगी। पर उसके अंदर अब अकाली दल को यह समझना पड़ेगा कि बीजेपी वो बीजेपी नहीं है, ये मोदी जी की बीजेपी है। इसमें सीटों का बंटवारा जब कभी हुआ करता था, अब वो बंटवारा नहीं चलेगा। अब बीजेपी हक की जो भी सिस्टम पार्टी में होता है वो टिकटें हमें, सीटें हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी।
मतलब बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली है, छोटे भाई से निकलकर अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाने की कोशिश करेगी। आपने अपनी पर्सनल राय रखी, इसलिए क्वेश्चन पूछूंगी, इसमें भी चाहूंगी कि आप अपनी पर्सनल राय दें पार्टी से हटकर। बीजेपी को हमेशा से जाना जाता है अपने साथी दल को खत्म करने के लिए, चाहे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल हो, अगर हरियाणा की तरफ जाएं तो हजका पहले खत्म हुआ, अनिल विज ने लंगड़ा घोड़ा तक कहा था, आपको याद हो तो, हजका को, उसके बाद जजपा खत्म हुई। अब कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश की पार्टी भी अगर खत्म होगी तो उसे बीजेपी ही करेगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा अपने अलायंस को खत्म करती है। ये इल्जाम लगा है बीजेपी पर। नहीं नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। जो भी कोई ख़त्म हो रहा है वो अपने सिस्टम से, अपने कर्मों से, उनका वो जो लोग जीत कर जहाँ जहाँ से आते हैं, या बीजेपी के कॉन्फिडेंस से कि अब हम बड़ा भाई बनेंगे, अब हम वोटों, जैसे अभी आपने कहा कि वोटें अब हमारे हिसाब से होंगी, अब हमारे हिसाब से सीटें होंगी। नहीं तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना जी। मोदी जी आज देश का, हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के लीडर हैं। आज के टाइम में बाहर जाइए, हम लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, हिंदुस्तान के पासपोर्ट को, हम सिख फैमिली से आते हैं, सिखों की पगड़ी को बड़ा सम्मान मिलता है, हिंदुस्तान के पासपोर्ट को बड़ा सम्मान मिलता है। तो इसमें अगर हमने ज़्यादा काम किए हैं, मोदी जी को इसका सारा श्रेय जाता है, तो हमें बड़े भाई बनने का हक है और हमें बनना चाहिए और हम बनकर रहेंगे। सिखों की आपने बात की, 84 के दंगे कहीं ना कहीं हर सिख के मन में एक चोट है अभी भी, जो शायद हमेशा रहेगी जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक ये चीज़ें हम चलती रहेंगी, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें आएंगी हमारे दिमाग में, हमारे दिल में। इसको लेकर बीजेपी क्या कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाराज़गी अभी भी लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति है, चाहे अगली जनरेशन हो, उससे अगली जनरेशन हो, हर जनरेशन ये नाराज़गी लेकर चल रही है कांग्रेस को लेकर। तो बीजेपी सिखों के लिए क्या कर रही है, 84 के पीड़ितों के लिए बीजेपी क्या कर रही है, या फिर जो आगे अब खालिस्तानी चीज़ें आगे आ रही हैं उनके लिए बीजेपी क्या कर रही है? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सिख कौम भी बदनाम हो रही है। देखिए, कांग्रेस के साथ सिखों की जो नाराज़गी है, ये जब तक दुनिया रहेगी तब तक ख़त्म नहीं हो सकती। उन्होंने जो सिखों का नुकसान किया, 84 के बाद 90 से 95 के 5 साल के बीच में जो इन्होंने नुकसान किया, 84 गुरुद्वारा हरमंदिर साहब का अटैक तो एक चलो हो गया, ख़त्म था। उसके बाद जो उन्होंने सिख कौम का नुकसान किया, उसको कोई भी सिख बख्शने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने सिखों के लिए करतारपुर साहब कॉरिडोर खोला, काली सूची ख़त्म करी जो कांग्रेस ने झूठी बनाई हुई थी। आप YouTube पे जाकर देखिए, वहाँ पे एक पुलिस वाला है, उसकी भी डेथ हो गई, पिंकी कैट। उसकी आप YouTube सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक जो नॉर्मल आदमी, मैंने जो सुना है वो मुखबर था, उसके बाद उसको पुलिस में कहाँ से भर्ती करते करते कहाँ तक पहुँचाया। उसने सारी कांग्रेस की जो उन्होंने एनकाउंटर किए उसके बारे में उसने खूब बताया है। तो उन्होंने ये झूठी सच्ची कांग्रेस ने काली सूची बनवाई। पैसे लेने के चक्कर में जो बड़े बड़े लोग अमेरिका, यूरोप, लंदन रहते हैं, तो बीजेपी ने आने के बाद सबसे पहले काली सूची ख़त्म करी। काली सूची के बाद करतारपुर कॉरिडोर, जो सिखों की एक बहुत बड़ी मांग थी, उसके बाद और बहुत काम हो रहे हैं। आज सज्जन कुमार जी जेल में हैं, टाइडलर साहब जेल की जाने की तैयारी कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से जिन्होंने जो जो कर्म किए थे, भगवान ने उसी तरीके से उनको मौत भी दी है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप किसी के लिए अगर खाई खोदते हैं तो खाई में आप ही गिरेंगे, मेरा तो ये मानना है। रही बात खालिस्तान की, मैं समझता हूं दिल्ली का नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी सिख खालिस्तान की मांग नहीं करता है, ना खालिस्तान के साथ है। ये पाकिस्तान का एक एजेंडा है जो बाहर के कुछ लोग बैठे हैं उनको फंडिंग करता है और इस मुद्दे को चलवाता है। उसके पास दो ही मुद्दे हैं, एक खालिस्तान और एक कश्मीर। कश्मीर तो हमारे पास आ ही जाना है, वो तो मोदी साहब की जिस दिन कृपा हो जाएगी हम ले ही लेंगे। खालिस्तान का मुद्दा डे बाय डे कम हो रहा है।
आने वाले टाइम में लोग जो खालिस्तानी हैं उनको नापसंद करेंगे और ये भी मुद्दा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपने बोला दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये वाकई एक प्रॉब्लम है कि दिल्ली में आबादियां बढ़ रही हैं, खेत कट रहे हैं, इलीगल तरीके से खेत कट के कॉलोनी बस रही है, अवैध कॉलोनी। इन चीज़ों को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फिर बढ़ता जाएगा, इसका तो कोई तरीका ही नहीं है, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन तो जो है ना ये तो सरकार कर रही है। मैं तो एक आपके टीवी के माध्यम से हमारी सरकार को छोटी सी अपील करना चाहता हूँ, जो पहले भी कई सालों पहले चली थी, कि दिल्ली का दायरा बड़ा करना चाहिए। जो साथ के दिल्ली के लगे एरिए हैं जिनको एनसीआरटी बोलते हैं, हम एनसीआर बोलते हैं, उनको दिल्ली में अगर कोई ऐसा काम करके जोड़ दिया जाता है तो लोगों का एक होता है कि हमने दिल्ली में रहना है। गाजियाबाद वाला है वो कहता है मैं भी दिल्ली में जाऊंगा। तो जब जैसे अभी मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ रही है और जो गडकरी साहब ने एक सड़कों का जाल बिछाया है, इससे मेट्रो के आने से बहुत फर्क पड़ा है। जब दिल्ली में रश हो जाएगा, मेट्रो आ जाएगी, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, तो दिल्ली पे बोझ कम पड़ेगा। आपने बोला कि दिल्ली पे बोझ कम पड़ेगा। मैं पूछना चाहूँगी अगले 5 साल में ये दिल्ली का बोझ तो जो कम होगा दिल्ली कहाँ जाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो स्विट्जरलैंड और लंदन बना रही थी, आप क्या बनाने वाले हैं अगले 5 साल में? हम दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, हम स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे, हम किसी को झूठा वायदा नहीं करेंगे, ना लंदन बनाएंगे, हम दिल्ली को सुपर दिल्ली बनाएंगे। ये मोदी जी की, ये बीजेपी की, ये हमारी सीएम साहिबा की सुपर दिल्ली होगी, सुपर दिल्ली। तो आखिर में एक सवाल, दिल्ली की जनता से क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता से मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, और मैं कहूँगा कि सरकार के साथ साथ आप अपनी जिम्मेवारियों को भी समझें। रोड के ऊपर जैसे बहुत ट्रैफिक है, आप कारपूल कीजिए, मेट्रो का यूज़ कीजिए, बसों का यूज़ कीजिए, पार्किंग ढंग से गाड़ी लगाएं और कूड़ा करकट ना फैलाएं। जैसे बाहर के देशों में, बाहर के मुल्कों में होता है, अपनी गाड़ी में एक प्लास्टिक का बैग रखें, उसमें कूड़ा रखें, तो दिल्ली, आपकी दिल्ली सुपर दिल्ली बनकर रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ थे के.एस. दुग्गल जी, जिन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, चाहे मुस्कुराते हुए दिया, कहीं गुस्सा मानकर भी दिया, लेकिन हर सवाल का जवाब दिया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.